कविता एक अनपढ़ औरत थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे राजेश की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। अपने बेटे राजेश को बहुत पढ़ाया लिखाया था। राजेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। राजेश के ऑफिस में एक नैना नाम की लड़की भी काम करती थी। राजेश नैना को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी उससे कुछ बोलने की। ऐसे ही एक दिन राजेश ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग मिठाई खा रहे होते हैं। तभी वो अपने दोस्त समीर के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है भाई, आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? क्यों हलचल मची हुई है इतनी? हाँ भाई, आज ऑफिस में ना बहुत खास दिन है। इतने दिनों से ना तू जिसे पसंद करता है ना, आज उसका बर्थडे है। कहीं तुम नैना की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई। आज उसका जन्मदिन है। उसी ने सबको मिठाई खिलाई है। ले तू भी खा। कैसी बात कर रहा है भाई, उसका जन्मदिन है? अभी मिठाई नहीं खाऊंगा, पहले उससे मिल तो लूं। राजेश इतना कहकर नैना के केबिन में जाता है और उसे जन्मदिन की बधाई देता है। इसके बाद नैना राजीव से बोलती है, सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, आज तुझे मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। लेकिन आज मैंने माँ के साथ डिनर करने को बोला है, क्योंकि मैं रोज हमेशा ऑफिस से लेट आता हूँ, तो माँ के साथ डिनर कभी नहीं कर पाया। तो आज माँ को टाइम देना है, इसलिए आज तुम्हें सॉरी। कैसे इंसान हो तुम, बर्थडे गर्ल को ही मना कर रहे हो। तुम अपनी माँ के साथ खाना कल भी खा सकते हो, लेकिन मेरा बर्थडे तो आज है ना, तो प्लीज ना चलो मेरे साथ डिनर पर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम मेरे साथ डिनर पर चल रहे हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद राजेश अपने केबिन में चला जाता है और अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। इवनिंग में ऑफिस ऑफ होने के बाद राजेश और नैना एक साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ राजेश से पहले ही नैना राजेश से अपने दिल की बात बोल देती है। आज तुम्हें डिनर पर अपने साथ लाने के पीछे मेरा एक मकसद है। मैं आज तुमसे ये कहना चाहती हूँ। कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए पहले तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपने आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं तुमसे कब से कहना चाहता था, मैं तुम्हें पहली नजर से पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मना ना कर दो, इसलिए मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अब तुम्हारी और मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो ना? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले माँ से पूछना पड़ेगा। अगर वो हाँ करेंगी तो करूंगा, ना करेंगी तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब अगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो तुम मुझे भुला दोगे? हाँ, अगर मेरी माँ ने मना किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। राजेश की बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन राजेश का अपनी माँ के प्रति प्यार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन राजेश नैना को लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद कविता बोलती है, बेटा, मेरी कितनी ही जिंदगी है जो मैं तेरी खुशियों के बीच आऊंगी। मैंने तुझे इस काबिल बना ही दिया है कि तू अपनी जिंदगी का सही फैसला खुद ले सके। इसका मतलब आपको मेरी और उसकी शादी से कोई ऐतराज नहीं है? नहीं बेटा, मुझे तेरी और नैना की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। जिसमें तेरी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। कविता की बात सुनकर नैना तो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से राजेश अपनी माँ से प्यार करता है, उसे लगा था कि कविता बहुत ही घमंडी औरत होगी, लेकिन उसका सरल स्वभाव देखकर अपने आप को बड़ी खुशी होती है और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तो राजेश की माँ को देखकर हैरान ही रह गई। उन्होंने तो एक पल नहीं लगाया शादी के लिए हाँ करने में। वो तो बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा था कि वो अपने बेटे को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं, लेकिन वहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो तुम दोनों सास बहू में अच्छी जम जाएगी, वरना तेरे गुस्से स्वभाव को लेकर मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं तेरी सास से कैसे निभेगी। माँ, मुझे लगता है कि आप मेरे कहने का कुछ गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं अपनी सास की अच्छाई देखकर इसीलिए नहीं खुश हूँ कि मैं उनके साथ अपना रिश्ता बहुत ही प्यार से निभाना चाहती हूँ, बल्कि मैं इसीलिए खुश हूँ कि अब मैं राजेश के साथ साथ अपने सास को भी अपना गुलाम बनाकर रख सकती हूँ। और देखना, कुछ टाइम में राजेश अपनी माँ से नहीं बल्कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। बेटी, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, लेकिन तू उतनी ही बुरी है जो शादी से पहले ही अपने ससुराल को तोड़ने की योजना बना रही है। अब तो भगवान ही जाने कि घर जाकर क्या होगा। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे अच्छा समझता है और कौन बुरा। मेरा तो बस काम बनना चाहिए कि चाहे वह बुरी बन के हो या चाहे अच्छी बन के। नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी की बुरी नीयत को देखकर सुमन को बहुत दुख होता है। दिन यूं ही बीतते हैं और बीतते समय के साथ नैना और राजेश की शादी हो जाती है।
शादी के बाद नैना कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी सास की अच्छाई का फायदा उठाने में। फिर चाहे वो घर के कामों को लेकर हो या झूठ बोलकर कहीं बाहर जाने को लेकर हो या फिर अपने पति के कान भरने को लेकर। एक दिन नैना की माँ उसकी फ्रेंड की शादी का कार्ड लेकर उसके घर आती है और देखती है कि कविता घर में पोछा लगा रही होती है। समधन जी, आप घर का पोछा क्यों लगा रही है? आपकी बहू नैना कहाँ है? समधन जी, वो कहीं बाहर गई थी, बेचारी थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही लगा लूं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी बिल्कुल बैठूंगी, लेकिन आप ऐसे एक काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप इतना मत सोचिए, ये तो मेरा रोज का काम है। बहू आज आई है, मैं तो ये काम बरसों से करती आ रही हूँ। अगर बहू के आने के बाद भी कुछ दिन कर लूंगी तो छोटी नहीं हो जाऊंगी। नैना की सास कितनी अच्छी है और नैना कितनी बुरी है। मुझे उससे बात करनी ही होगी। किसी की अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या हुआ समधन जी, आप किस सोच में पड़ गई हो? समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी से उसके कमरे में जाकर मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल जाइए ना, इसमें पूछने की बात क्या है। वैसे भी मैं भी काम कर रही हूँ, आपके साथ बैठ नहीं पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बेटी से ही मिल आइए। सुमन अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से बेड पर लेटी फोन पर बातें कर रही होती है। तभी सुमन उसका फोन छीनकर काट देती है और उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, जिस पर नैना गुस्से में बोलती है, क्या है माँ, अब फिर से मुझे सुनाने के लिए आ गई? मैं तुझे सुनाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए आई हूँ कि बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तूने, जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली। और जरूर कविता बहन ने बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो उन्हें तुझ जैसी बहू मिली। अच्छा, तो इसका मतलब बुढ़िया ने आपको सारा सच बता दिया कि उसके बेटे की शादी होने के बाद भी सारे घर का काम वो करती है और उसकी बहू आराम फरमाती है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने तो तेरी तारीफ की है। अच्छा, तो उन्होंने जो आपसे मेरी शिकायत करी कि घर में होते हुए भी मैंने घर का कोई काम नहीं किया और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, ये सब उन्होंने मेरी तारीफ में बोला है क्या? बेटी, इसीलिए कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने नहीं टिक सकती। तूने अपने मुंह से ही सच बता दिया। उन्होंने तो मुझे ये बोला कि तू घर में नहीं थी, इसीलिए वो काम कर रही है। बेटी, अपनी अनपढ़ सास की इतनी भी बुराई मत कर, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और तेरी सास की जगह कोई पढ़ी लिखी होती ना तो तेरे को अच्छे से सबक सिखा देती, बल्कि तुझे यहाँ से रवाना ही कर देती। ये बात सुनकर नैना को अपनी सास के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से नैना अपनी माँ से वादा भी करती है कि वो खुद में सुधार लाएगी और अपनी सास के साथ प्यार से रहने लगती है। सरला की बहू रिंकू घर से लेकर बाहर तक का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी, जिस वजह से सरला को रिंकू के आने के बाद बहुत आराम मिल गया था। एक रोज सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी विमला का आना होता है। ओ सरला, तेरे तो मजे हैं। आजकल तू बस बैठकर या तो टीवी देखती है या आराम करती रहती है। हाँ विमला, क्या करूं, जब से बहू आई है घर का कोई काम करने नहीं देती और खाली बैठकर मैं करूंगी क्या, टीवी ही देख लेती हूँ। सच में तेरी बहू तो लाखों में एक है। सुबह सारा काम करके ऑफिस जाती है और शाम में आकर फिर काम पर लग जाती है। हाँ ये तो है, बहुत थक जाती है रिंकू, लेकिन उसने आज तक नहीं कहा कि माँ जी कमर दर्द है या पैर दर्द है। हाँ सच में सर्वगुण संपन्न बहू मिली है तुझे सरला, लेकिन यहाँ बैठने से अच्छा चल मार्केट घूम फिर के आते हैं। हाँ विमला, चलते हैं। बहू सुबह कह रही थी कि सब्जियाँ खत्म हो गई है। अब दोनों ही मार्केट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विमला और सरला बातें करती हुई चल रही थी। तभी विमला सरला की बहू को टी शर्ट और पैंट में देखकर हैरान रह जाती है। सरला, कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? जरा चीटी तो काट। अरे बस, ये जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। और ये जिस बिल्डिंग में गई है उसमें क्या लिखा है? ओयो, चल सरला, इसके बारे में किसी से पूछते हैं। अरे किसके बारे में? और तू ये सब क्या करवा रही है मुझसे? मुझे भी तो कुछ बता। अरे तूने देखा नहीं, तेरी बहू जो घर से निकलती है तो संस्कारी बनकर, लेकिन यहाँ तो उसे मैंने कुछ और ही पहने देखा है। और अभी भी उसे मैंने वो सामने वाली बिल्डिंग में जाते देखा है। विमला, मेरी रिंकू के बारे में तू ये सब क्या कह रही है? ना, मैं न मान सकती कि ये सच है। अरे सरला, कुछ देर बाद ही तेरी बहू की छुट्टी हो जाएगी। हम यहीं बैठते हैं, देख लियो
उसे ही इस बिल्डिंग से निकल कर आएगी तेरी बहू। लेकिन चल, हम पहले ये पता लगाते हैं कि तेरी बहू करती क्या है। अरे किसी से क्या पूछना, वो मैनेजर है किसी होटल की। अरे रुक अभी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बैठ, तेरी बहू की छुट्टी होने वाली है। कुछ समय इंतजार करने के बाद ही सरला देखती है कि उसकी बहू रिंकू उसी बिल्डिंग से निकलती है। ये देखकर सरला भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी बहू रिंकू ने अपनी सास को कहा था कि वो किसी बड़े होटल में मैनेजर है। विमला, ये क्या? तू तो सच ही कह रही थी। मेरी बहू इस बिल्डिंग में क्या कर रही है, जिसमें से तब से मैं देख रही हूँ कोई अकेला नहीं निकल रहा। औरत आदमी, आदमी औरत। अरे रोना धोना बंद कर और चल इस बुढ़े से पूछते हैं, ये ओयो क्या है? अरे सुनिए, ये जो सामने ओयो लिखा है, ये कोई होटल है या कुछ और काम होता है? क्या होता है यहाँ? अरे बड़ी बेशरम औरत हो तुम दोनों, खुद की उम्र देखिए जो मुझसे यहाँ के बारे में पूछे जा रही हो। हमारी उम्र से यहाँ जाने आने का क्या मतलब? हमने जितना तुमसे पूछा उसका जवाब दो और चलते बनो। तुम दोनों यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। इस उम्र में ये सब करेंगी? राम राम राम, न जाने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आ गए हैं। विमला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। न जाने ये बूढ़ा हमें क्या क्या बोलकर चला गया। अरे इस उम्र में बूढ़े लोग सटिया जाते हैं। चलो उस पान वाले से पूछते हैं, उसे तो कुछ मालूम होगा। अरे विमला, कहीं वो भी हमें पुलिस की धमकी देने लग गया तो क्या हमने कौन सा क्राइम किया है जो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? अब दोनों पान की दुकान पर बैठे एक आदमी से पूछने लगते हैं। बेटा सुनो, ये जो सामने बोर्ड है ओयो का, ये क्या है? हमको जरा बताना। विमला चल घर, चिंटू से गूगल करवा लेंगे। न जाने सब इतना क्यों हंस रहे हैं। क्या बात है, आप लोग इनकी बातें सुनकर हंस क्यों रही हैं? चलो जाओ यहाँ से। अरे सुनो माता जी, वैसे तो ये होटल है जहाँ कहीं दूर दूर से आए लोग भी रुकते हैं, लेकिन माता जी यहाँ पर ज्यादातर लड़का लड़कियाँ ही आते हैं। अब आप समझ तो गई होंगी ना हम क्या कहना चाहते हैं। और नहीं समझी है तो थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का। क्या बोला बेटा? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या कर रही है मेरी बहू? कैसी जगह में काम कर रही है? चल सरला, घर चलते हैं। कहाँ निकले थे साग सब्जी लेने, और क्या से क्या हो गया? अरे विमला, मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगी अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे को। सरला हिम्मत रख और चल, घर रात होने वाली है। अब विमला और सरला घर पहुँचते हैं। यहाँ रिंकू खाना बना रही होती है। माँ जी आप कहाँ थी? मुझे आए हुए तो काफी समय हो गया है, चाय लाऊं आपके लिए? विमला बोल दे इससे, मुझे इसके हाथ का जहर भी नहीं खाना। हाँ हाँ सरला, सही कह रही है तू। अब क्या करेगी, खुद से खुद के लिए खाना पीना बना लिया करियो। माँ जी मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? और विमला आंटी, आप माँ जी को समझाने की जगह उन्हें और भड़का रही हैं। सरला चलती हूँ, अपना ध्यान रखियो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दियो, तेरी पड़ोसन ही हूँ। सरला का बदला हुआ व्यवहार देखकर रिंकू हैरान रह जाती है और अब उसकी सास खुद से खाना पीना सब बनाती है और रिंकू से बात तक नहीं करती। अब रात को जब सरला का बेटा अमित घर आता है तो रिंकू अमित को सब बता देती है। अरे क्या हुआ माँ? रिंकू बता रही है अब रिंकू के हाथ से पानी नहीं पी रही हो और ना ही उसके हाथ का खाना खा रही हो। ऐसी भी क्या बात हो गई? जा, तू भी अपनी बीवी के पल्लू में बता रहे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ जब तक आप बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी बात का? ये तू अपनी बीवी से पूछ, जो होटल में काम करने के नाम पर कहाँ जाती है कहाँ नहीं। मतलब क्या है माँ? आप साफ साफ कहो ना। रिंकू तुम ही बता दो, माँ और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई है? जी कोई भी बात नहीं हुई, और रही बात होटल जाने की, तो वहाँ तो मेरी जॉब लगी है ना, वहाँ तो जाना बनेगा ही। अरे माँ बातों को इतना क्यों घुमा रही हो? बताओ ना हुआ क्या है? क्यों आप रिंकू के हाथ का खाना नहीं खा रही हो? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ तो बताओ। बेटा ये बात बताने लायक नहीं है, मैं किस मुंह से बताऊं कि मैंने क्या देखा। अरे माँ बताओ ना हुआ क्या है? मैंने बहू को ओयो से निकलते देखा, बहू उसमें काम करती है। क्या? रिंकू और ओयो में काम करती है? अरे माँ क्या आप भी ना किसी और को देखा होगा? नहीं माँ जी सही कह रही हैं, मैं ओयो में ही काम करती हूँ। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर माँ मुझे ये नहीं बताती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे किसी से क्या लेना, मैं तो बस अपना काम करती हूँ और घर आ जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जानती हो वहाँ कैसे लोग आते हैं। लेकिन आप मुझे भी तो समझो। अब सरला के साथ साथ अमित भी रिंकू से बातचीत नहीं करता
और उसे भी लगता है कि रिंकू कोई गलत काम कर रही है, जिस वजह से रिंकू कई दिनों तक काम पर नहीं जाती और कुछ दिनों बाद ही उसे काम से निकाल दिया जाता है। अब एक रोज रिंकू मार्केट के लिए निकलती है। अरे यही है सरला की बहू जो ओयो जाती है। विमला दीदी ई का होवत है, काहे इस सरला दीदी की बहुरिया की इतनी बदनामी हुई रही। अरे उसमें वो सब होता है, समझी क्या बोल रही हूँ मैं। का बात कर दी दीदी, कैसा कैसा लोग बसा है ये दुनिया में। बताओ, आप भी कभी गई हो ये गोयो में? अरे धत, यहाँ तो बस सरला की बहू जाती है, अब तो सारा मोहल्ला जानता है। वैसे पैसे के लिए लोग कुछो करत है और ऊका भी भुगत पड़त है कि लोग ऊका गलत नजरों से देखत है। सरला तो सबसे अपनी बहू के बारे में सुनती ही थी, लेकिन रिंकू को भी लोग बाहर निकलने पर ताने मारते थे। अब रिंकू कर भी क्या सकती थी, उसे तो लोग गलत नजरों से ही देखने लगे थे और हम किसी की गलत सोच और गलत नजर को नहीं बदल सकते। इसीलिए रिंकू अब लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देती है और जब लोग भी ये नोटिस करते हैं कि रिंकू को तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो खुद ही ताने देना छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद ही सही रिंकू की जिंदगी सामान्य हो जाती है। मेघा के भाई नवीन की शादी कुछ ही महीने पहले स्वाति से हुई थी। मेघा अपने भाई की शादी में अपने बच्चे के साथ आती है। मेघा को मोमोज खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मेघा स्वाति के कमरे में जाती है। भाभी चलो बाजार चलते हैं और मोमोज खा कर आते हैं। नहीं दीदी, आज मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है, हम कभी और चल लेंगे। चलो ना भाभी, जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी फिर उसके बाद मैं कब आ पाऊंगी। आपको मोमोज खाना है ना, चलो आज हम घर में ही मोमोज बनाते हैं और खाते हैं। पर घर के मोमोज में वो स्वाद ही कहाँ जो बाजार के मोमोज खाने में है। एक बार मेरे हाथ के मोमोज खाने के बाद बाजार के मोमोज को हाथ नहीं लगाओगी। स्वाति और मेघा दोनों रसोई में जाती हैं और मोमोज बनाती हैं। कुछ देर बाद मोमोज बन जाते हैं और घर के सारे लोग एक साथ बैठकर मोमोज खाते हैं। मोमोज खाकर सरला कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है जादू। बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाए हैं तूने। अरे ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के मोमोज का स्वाद ले रही हूँ मैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सच में भाभी के हाथों में तो जादू है। बहुत ही अच्छे मोमोज बने हैं। अब से कभी भी मेरा मन मोमोज खाने का करेगा, मैं भाभी से ही बोल दूंगी। हाँ हाँ दीदी, आपका ही घर है, जब भी आपका मन हो आप आ जाना, मैं आपको मोमोज बनाकर खिला दूंगी। मोमोज खाते खाते सभी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और स्वाति की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा अपने ससुराल चली जाती है। अब मेघा का जब भी मोमोज खाने का मन करता तो वो स्वाति को कॉल करके मोमोज के लिए बोल देती। ऐसे ही एक दिन मेघा को मोमोज खाने का बहुत मन करता है। मेघा स्वाति को कॉल करती है। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ, आज आपने मुझे याद किया, कोई काम था आपको? हाँ भाभी, वो तो बस मुझे आपके हाथ के मोमोज खाने का मन कर रहा था, तो सोचा आपको बोल दूं। पर दीदी, आपने अभी कुछ दिन पहले ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर इतनी जल्दी? ज्यादा मोमोज खाने से ना आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस मेरे लिए मोमोज बना दो और भैया के हाथ से भिजवा देना। ठीक है दीदी, कोई और सेवा पानी? नहीं नहीं, बस इतना ही कर दो। वैसे अब मैं फोन रखती हूँ, बच्चे आ गए। मेघा इतना बोलकर फोन काट देती है और स्वाति भी मेघा के लिए मोमोज बनाने चली जाती है और खुद से कहती है, मुझे तो लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक बार मोमोज बनाकर खिला क्या दिया, इसकी तो रोज रोज की डिमांड ही बढ़ती जा रही है। हर दूसरे दिन कॉल करके मोमोज का ऑर्डर देती है। मैं कोई मोमोज वाली हूँ क्या जो रोज इतनी गर्मी में मोमोज बनाऊं? स्वाति रसोई में मोमोज बना रही थी कि तभी सरला आती है। ये क्या बहू, तू इतनी गर्मी में मोमोज क्यों बना रही है? ये कोई टाइम है क्या मोमोज खाने का? खुद के लिए नहीं, आपकी भुक्कड़ बेटी है जिसने मुझे मोमोज वाली समझ लिया है। क्या बोली? कौन भुक्कड़? अरे कोई नहीं माँ जी, वो आज दीदी का फोन आया था, उनको मोमोज खाने का मन कर रहा था, इसलिए उनके लिए ही बना रही हूँ। आप भी थोड़ी मदद करा दो। नहीं नहीं, मुझसे इतनी गर्मी में ये काम नहीं होगा। तू अकेले ही बना, आखिर तेरी ननद है वो। सरला इतना बोलकर रसोई से बाहर चली जाती है और स्वाति मोमोज बनाकर अपने पति से बोलकर मेघा के घर मोमोज भिजवा देती है और स्वाति आराम से बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है।
मेघा के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है और वो समर वेकेशन के लिए अपने मायके आ जाती है। घर आते ही अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर आराम करती है। शाम का वक्त होता है। स्वाति सब्जी काटने बैठती है और मेघा उसके पास आकर बैठ जाती है। भाभी मोमोज बनाकर खिला दो, बच्चों का भी मन है कि मामी के हाथों से मोमोज खाएं। इस बार समर वेकेशन आप लोगों के साथ ही मनाने का सोचा था। आ गई हमारी गर्मियों की छुट्टी खराब करने के लिए। हम लोग अपने परिवार के साथ जाएं या इनके साथ रहे। एक तो जब जब आती है मोमोज ही खाना होता है, और तो और बच्चों का नाम लेकर खुद मोमोज बनवा कर खाती है। इसको एक पैसे का काम तो करना नहीं होता, बस आराम से खाना ही आता है। भुक्कड़ कहीं की। क्या हो गया भाभी, क्या सोचने लग गई आप? कुछ नहीं ननद जी, मैं सोच रही थी जब तक मैं ये सब्जियां काट रही हूँ आप आटा गूंद दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है भाभी, मैं आटा तैयार कर देती हूँ और आप ये काम कर लीजिए। सुनिए दीदी, आटा ना थोड़ा सा हल्का ही रखना, ठीक है, वरना मोमोज बनेंगे नहीं। एक काम करना, आप ये सब्जियां काट कर आटा भी गूंद ही लेना, क्योंकि अगर आटा अच्छे से नहीं हुआ तो आप मुझे ही बोलोगे कि खराब कर दिया। मैं जब तक चिंटू और बबली को हॉलीडे होमवर्क करवा देती हूँ। बहाने तो देखो, बच्चों का होमवर्क करवाना है, जैसे आज ही सारे काम करवा देगी। कोई काम करना तो आता नहीं मोटी को, मेरे पति का खर्चा करवाने आ जाती है। जीना हराम कर दिया है। आज तो ऐसा मोमोज खिलाऊंगी कि कभी मोमोज का नाम नहीं लेगी। क्या हुआ भाभी, मैं आपकी मदद करवा तो देती, लेकिन बच्चों का काम भी जरूरी है। ठीक है, कर लोगी ना? हाँ हाँ दीदी, कोई बात नहीं, आप बच्चों का काम करवा लो, मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। आज तक सब अकेले ही तो करती आई हूँ। मेघा इतना बोलकर अपने कमरे में अपने बच्चों का हॉलीडे होमवर्क करवाने चली जाती है और इधर स्वाति बैठकर सबके लिए मोमोज बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी स्वाति का पति नवीन आता है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? घर में किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम्हारी बहन का गुस्सा हर छुट्टी में आ जाती है और मोमोज खाने की डिमांडें करती है। ये नहीं कि थोड़ी मदद करवा दूं, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे ही सारा काम करवाती है और खुद भुक्कड़ों की तरह खाती है। अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हारी ननद है। अगर तुमको मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बताओ क्या करना है? ननद है तो क्या सर पर नाचेगी? और मेरी मदद करनी है तो जाकर मोमोज की चटनी बना दो, बस उसके बाद मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। स्वाति के कहने पर नवीन रसोई में जाकर चटनी बनाने लगता है और एक तरफ स्वाति मोमोज बनाने लगती है। कुछ देर के बाद मोमोज बनकर रेडी हो जाते हैं और स्वाति एक कटोरे में मोमोज की चटनी और मोमोज लाकर रखती है और उसमें बहुत सारी मिर्ची डाल देती है और अपनी ननद को दे देती है। मेघा मोमोज की खुशबू लेते हुए बोलती है, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आज एक मोमोज खाने के बाद तो आप भूल ही जाओगी मेरे हाथ के मोमोज खाना। दीदी आपके लिए ही स्पेशल है मिर्ची वाले मोमोज। क्या हुआ भाभी, आप फिर सोचने लग गई? कोई बात है क्या? कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपकी मदद नहीं की? अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आराम से मोमोज खाओ और लेने हैं ना तो बता देना। स्वाति इतना बोलकर मुस्कुराते हुए उसके कमरे से निकल जाती है और स्वाति के जाते ही वो मोमोज पर टूट पड़ती है। जैसे ही मेघा एक मोमोज खाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। स्वाति उसको रसोई में देखकर बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? आपको मोमोज चाहिए थे क्या? मुझे बोल देती, मैं आपको देने आ जाती। आज के मोमोज की चटनी में तो बहुत मिर्ची है, मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। आप ही खाओ अपने मोमोज। कितना सुकून मिल रहा है ये सुनकर। यही तो मैं चाहती थी कि आज के बाद आप मुझसे कभी ना बोले मोमोज बनाने के लिए। मेघा जल्दी से रसोई से चीनी लेती है और खाने लगती है। उसको ऐसे देखकर स्वाति बहुत खुश होती है और बाहर जाकर अपने अलग अलग मोमोज खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा के बच्चों की समर वेकेशन खत्म हो जाती है। मेघा अपने ससुराल जाने लगती है। स्वाति मेघा के कमरे में जाती है और बोलती है, क्या दीदी, आप भी ऐसे ही जा रही हो? कम से कम आज तो मोमोज खा लो, मैं आज आपको खुद मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने मोमोज खाना बंद कर दिया। उस दिन के मोमोज खाने के बाद मेरे पेट में ऐसी गड़बड़ हुई कि आपको क्या ही बताऊं। अब नहीं खाने मोमोज, नफरत है मुझे मोमोज से। स्वाति को मेघा के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है और उसको बार बार अपनी भुक्कड़ ननद के लिए
मोमोज बनाने से छुट्टी भी मिल जाती है।